नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉय कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, लगातार सीयूटी की क्लास चल रहा है ऐप पर ही। क्लास 11 का जितना भी जो काम का चीज़ था वो हमने करा दिया है। आप लोग देखे भी होंगे। अभी जीएसटी का न्यूमेरिकल भी ऐप पर ही हो रहा है। और आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन आपका रहेगा। इंडियन इकोनॉमिक्स से 12 क्वेश्चन हमेशा रहता है। अब पिछले बार भी देखे होंगे 2024 में इंडियन इकोनॉमिक्स से कितना क्वेश्चन था। आप देखे भी होंगे इंडियन इकोनॉमिक्स से 12 क्वेश्चन था 2024 में भी। 2023 में आपका 9 क्वेश्चन था। तो इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देखिए, सीयूटी के लिए तो बहुत जरूरी है ये सब चीज़। ध्यान से देखिए, थोड़ा देखिए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, आप जानते हैं, आप लोग देखिए लेक्चर क्लास आपको बताई है सीयूटी का। सबसे जो पहला चैप्टर आपका इंडियन इकोनॉमिक्स से पढ़ना है, सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस। हमारा इंडिया का क्या सिचुएशन था आज़ादी के पहले। पहला चैप्टर आपका यही है। सीयूटी से इस चैप्टर से एक न एक जरूर आपका एमसीक्यू आ जाता है, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया, देखिए, इंडिया जो फॉरेन ट्रेड हैड वेरियस फीचर्स एक्सेप्ट। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, आप जानते हैं 1947 से पहले इंडिया के ऊपर लीगल पावर किसका था? ब्रिटेन का। उस समय फॉरेन ट्रेड के क्या स्थिति था? एक्सेप्ट कि एक्सेप्ट मत होता छोड़कर, किसको छोड़कर। एक बार फिर से एडवाइस देते हैं, जितना भी स्टूडेंट हिंदी में आप लोग तैयारी करें ना, आप लोग कोशिश कीजिए इंग्लिश में लैंग्वेज पकड़ने का। आप इंडिया के टॉप कॉलेज में जाओगे तो इंग्लिश आएगा, तब तो वहाँ पर आपको कोई हिंदी में लिखवाएगा क्या? नहीं ना। चलिए ध्यान से देखते रहिए। देखो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैड वेरियस फीचर्स। इंडिया का फॉरेन ट्रेड का बहुत सारा फीचर्स है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर। ध्यान से देखिए, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ टैक्स। ये तो जान ही रहे, आज़ादी के पहले 1947 के पहले जो ब्रिटेन गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए था। ये तो पहला ऑप्शन तो सही है। आपसे पूछा है कि एक्सेप्ट किसको छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, कमोडिटी प्रोडक्शन पर रिस्ट्रिक्शन था, ट्रेड पर भी रिस्ट्रिक्शन था। हम लोग दूसरा कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे। आगे देखो, हम सारा लेक्चर क्लास में आपको बताए भी हैं कि आप ब्रिटेन एक नियम बनाया था कि जो भी आपको ट्रेड करना है आप ब्रिटेन के साथ आपको करना होगा, ब्रिटेन को रॉ मटेरियल देना होगा। यदि आप किसी और कंट्री के साथ आप करते हो ना, तो हेवी टैक्स था, टैरिफ टैक्स, बहुत ज़्यादा सीमा शुल्क था। इसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं। आगे देख लीजिए, ब्रिटिश मोनोपोली ओवर इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये भी सही है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन फीचर्स नहीं है एक्सेप्ट किसको छोड़कर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर ब्रिटेन का मोनोपोली था, वो जबरदस्ती बोलता था कि आप ब्रिटेन को ये बेचो, किस कंट्री के साथ क्या ट्रांजैक्शन करना है सारा डिसाइड कौन करता था? ब्रिटेन डिसाइड करता था। आगे देखिए, फ्री ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ द, ये तो गलत है, इसका यही आंसर होगा। हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाकी देश के साथ हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। ये ब्रिटेन जो था 100% रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए था। देखो, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीयूटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब बैकअप जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना होगा, ठीक ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं, समझ में आ गया। ये तीनों फीचर्स है, ए बी डी, ये फीचर्स नहीं है। फ्री ट्रेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा थोड़ी ये था। हम लोग केवल ट्रांजैक्शन किसके साथ करते थे? ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन 100% मोनोपोली जमाए हुए था। कोई दिक्कत? आगे देखिए, सीयूटी निकालना है तो एक एक करके देखते रहिए आप लोग। आगे देखिए, अंडर द ब्रिटिश रूल commercialization of agriculture resulted in shifting of agricultural production from, देखिए, from crop
टू क्रॉप्स, कैश फूड, कॉटन फूड, फूड कैश, जूट फूड, नॉन ऑफ दी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्यों ऐसा होगा? ध्यान से सुनिए। अंडर द ब्रिटिश रूल कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब होता है, जैसे आज के डेट में भी एग्रीकल्चर होता है, कोई आदमी मशरूम का खेती करता है, दाल का खेती करता है, प्याज का खेती करता है, ये कॉमर्शियलाइजेशन है। तब ब्रिटेन भी डिसाइड करता था कि वैसा फसल किया जाए, जैसे टी का फसल उस समय बहुत फेमस था, टी, कॉटन काफी फेमस था, तो उस समय का टी का खेती को हम लोग क्या बोलते थे? कॉमर्शियल फसल, ठीक ना। और बोलता था कि आप कॉमर्शियल फसल करो ताकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर सके? रुपए में हम कन्वर्ट कर सके। आज के डेट में भी देखिए कॉमर्शियल फसल, जैसे बहुत आदमी मशरूम का खेती करता है। क्या क्या खेती करता है? मशरूम का। क्यों खेती करता है? ताकि उसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। बहुत आदमी देखेंगे हरा सब्जी का खेती करता है, क्यों? ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिएगा, ये समझ में आ गया तो देख लो। अंडर द ब्रिटिश रूल कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम, देखिए क्रॉप्स टू, देखिए फूड फ्रॉम कैश, यहाँ पर फूड होगा। वो लोग डिसाइड किया कि कॉमर्शियल फसल को रोपा जाए ताकि उससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मनी का जनरेशन हो सके। हाँ, सारा पीडीएफ आपका जाएगा, ऐप पर ही जाएगा। ये जितना भी पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका पीडीएफ ऐप पर ही जाएगा। हाँ, एरो कॉमर्स के जो ऐप है उसी पर जाएगा। सारा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली मतलब आप जान ही रहे, एकाधिकार है। ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाइल द रेस्ट वाज अलाउ विथ फ्यू अदर कंट्रीज लाइक। इसमें आप तो जान ही रहे कि जो ब्रिटेन जो था आज़ादी से पहले 1947 से पहले ब्रिटेन का मेन मोनोपोली चलता था। उनको कहना था कि रॉ मटेरियल आपको, आप देखो आगे, अब हम लेक्चर क्लास में बताएंगे कि इंडिया जो था एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियंस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाइल द रेस्ट वाज अलाउ विथ फ्यू अदर कंट्री। कुछ के साथ हमारा अलाउ भी था, जैसे चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, देखे वैसे ईरान के साथ, ये तीनों के साथ हम लोग का अलाउ भी था। ए बी सी डी, बाबू सही आंसर इसका, ये रट जाना है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉरेन ट्रेड, अबाउट फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। इसका कॉलोनियल रूल किसको बोलते हैं? ब्रिटिश रूल को। ब्रिटिश रूल को क्या बोलते हैं? कॉलोनियल रूल। बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सही नहीं है? अबाउट द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, इंडिया सफर लार्ज ट्रेड डेफिसिट, नहीं। आगे देखिए, देखिए इंडिया सफर लार्ज ट्रेड डेफिसिट। चलिए ठीक, पहले एक समझिए, ट्रेड डेफिसिट कहते किसको हैं? ट्रेड डेफिसिट आप लोग क्लास 12th में भी पढ़े हैं। ट्रेड डेफिसिट कब बोलेंगे? जब आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा, किससे? एक्सपोर्ट से। तो ये सही था। जैसे इंडिया ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करता था, इंडिया ब्रिटेन से क्या इंपोर्ट करता था? फिनिश गुड्स। और इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता था? रॉ मटेरियल। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता था? रॉ मटेरियल, ठीक ना। तो ये सही है, इंडिया सफर लार्ज
ट्रेड डेफिसिट, इंडिया के जो इंपोर्ट था ज़्यादा था किसके तुलना में, एक्सपोर्ट का। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन व फॉलो, ये तो सही है। हमारे ऊपर बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बनाया था, हार्ड पॉलिसी बनाया था, जिसको पालन करना जरूरी है। ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये भी सही है। ब्रिटेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर मोनोपोली जमाए हुए था, वो जैसा रूल बताएगा वैसे ही काम सामान सेल करेंगे। इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, देखो अभी भी बताए हैं, इंडिया क्या था, एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट का, मतलब रॉ मटेरियल इंडिया एक्सपोर्ट करता था, एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर, ये तीनों सही है बाबू आपका। इसका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, आपको देखना है कि कौन सही नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था तो लगा कि तो गलत है, आपसे बोला है कि इसमें से कौन सही नहीं है, देख लीजिए। तो इंडिया सफर फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिसिट, ये आपका सही नहीं है, समझ में आ गया। इंडिया सफर द लार्ज, उस समय इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था बहुत वायरल था, जितना इंपोर्ट से प्रॉफिट होता था ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट किससे होता था, हैंडीक्राफ्ट। आपको देखो लेक्चर क्लास में बताए होंगे, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाया हुआ सामान काफ़ी फेमस था। तो इंडिया का जो ट्रेड था सरप्लस में जाता था हैंडीक्राफ्ट के वजह से। अनेकों देश से आदमी आके देखे, इंडिया का बनारसी साड़ी भी बहुत फेमस था उस समय का, हाथ से बनाया हुआ खिलौना हो गया, सर मिट्टी का बनाया हुआ दिया हो गया, इंडिया का बहुत नामी ये सब चीज़ था, देख लीजिए, समझ में आया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये आपका ट्रू नहीं है, कोई दिक्कत। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट की वजह से क्या था, सरप्लस था। बाकी तो ये सही है, सही है, सही है, ये सही नहीं है। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट की वजह से सरप्लस डेफिसिट था, इंडिया में हैंडीक्राफ्ट की वजह से डेफिसिट कैसा था, सरप्लस था। आगे देखिए 5 नंबर। इन 1951 एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू इंडिया नेशनल इनकम वाज हाईएस्ट एमॉन्ग द 3 सेक्टर। यस, आप जानते हैं, बोला कि 1951 एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू इंडिया नेशनल इनकम, सबसे ज़्यादा आज़ादी के समय, इंडिपेंडेंट के समय 1947 के समय या 1950 में मेन रूप से एक ही सेक्टर था, एग्रीकल्चर। आप जानते हैं ना कि 3 वो सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा जो इनकम होता था एग्रीकल्चर से, देख हाईएस्ट एमॉन्ग द 3 सेक्टर्स, यस, एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा इनकम होता था। लोएस्ट एमॉन्ग द 3 सेक्टर्स, लोएस्ट देन द इंडस्ट्रियल, लोएस्ट देन द सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा इनकम था। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, इसको अच्छा से आप पढ़ लो, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस स्टेगनेशन ड्यू टू, स्टेगनेशन मतलब कमी हो जाना, ड्यू टू डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, लैंड सेटलमेंट। यस, देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस्ड स्टेगनेशन ड्यू टू, स्टेगनेशन मतलब कमी हुआ था। क्यों इंडियन का आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट कमी हुआ था? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट, ये भी तो समस्या ही था कि इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट कमी हुआ था क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का प्रचलन धीरे धीरे कम हुआ था, ये भी तो रीजन था ही। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, लैंड सेटलमेंट सबसे ज़्यादा रीजन था। आप जानते हैं ना कि उस समय जितना भी जमीन था वो सारा जमीन किसके हाथों में चला गया था?
जमींदार के हाथों में। उस समय ये लैंड को 3 पार्टों में बांट दिया गया था। आप लोग को देखो लेक्चर क्लास में बताए होंगे। जमीन को 3 पार्टों में बांटा गया था, एक सरकार के हाथ में, एक जमींदार के हाथ में और एक किसान के हाथ में। जितना भी ब्रिटेन गवर्नमेंट था सारा जमीन जमींदार को दे दिया। सारा जमीन किसको दे दिया? जमींदार को ही लोग दे देता था सारा जमीन को। और जमीन इससे रेंट लेकर, और जमींदार लोग क्या करता था कि फार्मर से रेंट लेकर यही रेंट किसको देता था? गवर्नमेंट को। तो लैंड सेटलमेंट सबसे ज़्यादा समस्या था, क्योंकि किसान के पास जमीनें नहीं था, किसान के पास लैंड नहीं था। वो सारा लैंड किसके पास चला गया था? जमींदार के पास। ये सबसे ज़्यादा लैंड सेटलमेंट समस्या था। देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बताइए इसमें से कौन सा एडवर्स इम्पैक्ट डालता है? एडवर्स मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। एडवर्स मतलब इसमें से कौन ऐसा है जो कि एडवर्स इम्पैक्ट डालता है? चलिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंडिया। ये तो आप जानते हैं ना कि जब ब्रिटेन इंडिया में आया था ना तो उससे 2 प्रभाव पड़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव जैसे इंडिया के लिए रेलवे लाया, पोस्ट ऑफिस लाया, ये सब हमारे देश के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो आपसे पूछा है कि ब्रिटेन के आने के कारण हमारे ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट क्या पड़ा? एडवर्स मतलब हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ा, ये आपसे पूछा है। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंडिया, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये तो है ही। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, ये तीनों पॉजिटिव प्रभाव डाला। इसका सही आंसर ए है, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। आप जानते हैं कि नेगेटिव प्रभाव पड़ा। जितना भी हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, हाथ से बनाया हुआ जो सामान था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसका बहुत बड़ा एक रीजन था, जो ब्रिटेन जो था उसका मोनोपोली चलता था। वो उसके अनुसार वो जिस देश के साथ बोलेगा उसी देश के साथ हम लोग ट्रांजेक्शन करते। मेजोरिटी ऑफ 90+ हम लोग ट्रांजेक्शन किसके साथ करते थे? ब्रिटेन के साथ। अब ब्रिटेन को हम लोग केवल सप्लाई क्या करते थे? रॉ मटेरियल। इसीलिए इंडिया को बोला जाता था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक ना। तो फॉरेन जो ट्रेड था इंडिया का बहुत डैमेज हो गया। फॉरेन ट्रेड इंडिया का 100% क्या हो गया? फॉरेन ट्रेड इंडिया का क्या हो गया? डैमेज हो गया। फॉरेन ट्रेड इंडिया का क्या हो गया? डैमेज हो गया। ये नेगेटिव प्रभाव है। आगे देखिए, मल्टी फेस्टेड प्रोसेस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विद इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन पैटर्न्स टू सडन डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यू टू माइग्रेशन, ए चेंज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस। आप जानते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उस समय कुछ वहाँ पर फ्रीडम दिया गया कि जिसको पाकिस्तान जाना है जाइए और जिसको इंडिया में रहना है रहिए। आगे देख लिए, ए चेंज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इन इंडिया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट साइमल्टेनियसली। ये देखिए, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट simultaneously, shift from higher birth and death rate to low birth and death rate over time। देख लो, मल्टी फेसेस प्रोसेस ऑफ डायग्राम में आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विद इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन पैटर्न टू। इसका सही आंसर, जैसे जैसे हमारा इंडिया विकसित होना स्टार्ट हो गया, देखो
शिफ्टिंग फ्रॉम द हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू लो बर्थ एंड डेथ रेट। जैसे जैसे हमारा इंडिया मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ने गया, बर्थ रेट भी कम हो गया और डेथ रेट भी कम हुआ। क्यों? आप जान रहे हैं कि बहुत मॉडर्नाइज हुआ, बड़े बड़े स्कूल खुल गया, कॉलेज खुल गया, हॉस्पिटल खुला, स्कूल में पढ़ने से नॉलेज आने लगा, कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। मॉडर्नाइज हॉस्पिटल खुल गया, टॉप कैटेगरी का मेडिसिन इंडिया में आ गया, जिसके वजह से क्या हो गया, डेथ रेट में भी क्या हो गया, ओवर द टाइम, मतलब धीरे धीरे। जैसे देखे पहले इंसान का जो एवरेज लाइफ था 30 से 40 साल, पहले इंसान का एवरेज लाइफ कितना था, 30 से 40 साल। आज के डेट में तो 30 साल में शादी ही इंसान का होता है। ऐसा क्यों होता है? ओवर द टाइम, मतलब धीरे धीरे हम लोग का जैसे जैसे देश विकसित होगा ना, तो नया नया हॉस्पिटल खुलेगा, एक से एक मेडिसिन आएगा। इससे क्या होगा कि डेथ रेट कम होते जाएगा। डेथ रेट क्या होगा, कम होते जाएगा। सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परसूड बाय द colonial government in India was development of the Indian economy, protection and promotion of economic interest of their home country. आगे देखिए, आइडेंटिफाई द रिजल्ट ऑफ द लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड किसको बोलते हैं? ब्रिटेन पीरियड। सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। डोमेस्टिक मार्केट फ्लोड विथ रॉ मटेरियल्स। देख लो, आइडेंटिफाई मत होता है पहचान करना। आइडेंटिफाई द रिजल्ट ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। हमारे देश का एक्सपोर्ट लार्ज था, क्यों? किसके कारण? हैंडीक्राफ्ट के कारण। हमारे इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था ना, बहुत फेमस था, इसका बहुत ज़्यादा डिमांडेड था। यही कारण इंडिया का एक्सपोर्ट था बहुत सरप्लस में था। डोमेस्टिक मार्केट फ्लोड विथ रॉ मटेरियल्स, इंक्रीज इन गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व, स्कार्सिटी ऑफ इसेंशियल कमोडिटी। यस, इसका मतलब है आइडेंटिफाई द रिजल्ट ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस का क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ? एक्सपोर्ट से क्या हो गया कि हमारे देश में जो इसेंशियल गुड्स है इसका अभाव हो गया। जैसे इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा चावल का एक्सपोर्ट करता है, गेहूं का एक्सपोर्ट करेगा, तो हमारे इंडिया में चावल दाल का अभाव हो जाएगा। जैसे देखो, लॉकडाउन में ही इंडिया से पैरासीटामोल 3 लाख अमेरिका को भेजा गया। इससे क्या हो गया कि हमारे देश में पैरासीटामोल का कमी हो गया। यही होता है एक्सपोर्ट सरप्लस से। क्या होता है ना कि हमारे देश में जो स्कार्सिटी मत होता है, कमी या अभाव। स्कार्सिटी मतलब कमी भी होता है या अभाव। स्कार्सिटी ऑफ इसेंशियल कमोडिटी। एक्सपोर्ट से क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो इसेंशियल चीज़ का हमारा अभाव हो जाता है। ठीक ना, आवश्यक चीज़ हमारे देश में कमी हो जाता है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो, जहां पर नॉट रहे यहां पर सावधान हो जाना है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल मतलब होता है ब्रिटेन पीरियड। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ट्रू, इसमें से कौन सही नहीं है? आगे देखे, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। ये तो सही है था। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट किसको बोलते हैं? यदि कोई बच्चा 6 साल से पहले मर जाता है, कोई लड़का या चाहे कोई भी चाइल्ड 6 साल जन्म लिया और 6 साल के पहले ही क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनफैंट मोर्टेलिटी रेट। ये तो हाई था ही, क्योंकि देखो उस समय मेडिसिन का उतना व्यवस्था नहीं था। बच्चा जन्म लिया, किसी को देखते थे ना, पोलियो के शिकायत पहले बहुत होता था। क्यों? क्योंकि पोलियो के दावा नहीं था। आज के डेट में देखो तो जैसे बच्चा जन्म लेता है उसको
पोलियो का दावा होना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो पहले रेट हाई था। आफ्टर 1921 इंडिया इंटर द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये तो 100% सही है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि 1921 के बाद इंडिया किस फेज में प्रवेश हुआ था सेकेंड फेज। ये पूछा भी है, अलग से भी ये पूछता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वार हाई, नहीं कम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था। इसका आपसे यही पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसमें से कौन सही है, नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय कम था। उस समय क्या था, कम था। उस समय ज़्यादा आदमी जीता ही नहीं था। क्यों? नहीं हॉस्पिटल था, ना मेडिसिन की व्यवस्था था, ना इंसान का सही ढंग से खाने पीने का कोई उपाय था। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था उस समय, ठीक ना। देखिए फीमेल लिटरेसी रेट वाज जस्ट 7%, ये तो सही है। उस समय फीमेल का लिटरेसी रेट केवल कितना था, 7%। क्योंकि उस समय जो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत जो पढ़ाई करते थे केवल जेंट्स पढ़ाई करते थे, फीमेल का लिटरेसी रेट काफ़ी कम था। आगे देखिए, सेक्टर प्ले प्रीडोमिनेट रोल इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन करता था ब्रिटिश के समय, एग्रीकल्चर। आप जानते हैं ना कि आज़ादी के समय इनकम का जो मेन जरिया था एग्रीकल्चर था। ये आपका पीडीएफ भी जाएगा, पीडीएफ भी, इसीलिए आप लोग का आंसर दिया गया है ताकि आप लोग पढ़ कर भी याद कर सको। हर एक जितना भी पीडीएफ जाएगा ना उसके नीचे आपका आंसर रहेगा ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, याद करते मन भर। हाँ जून में देखे सता एग्जाम होगा, बिगनिंग में, जैसा हम लोग का पास इंफॉर्मेशन आ रहा है जून स्टार्टिंग में। आगे देखिए, देखिए आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से पहचानो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मेड इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए बोला कि कौन सा सही है, ये तो गलत है। इंडिया तो एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, इंडिया रॉ मटेरियल के क्या है, इंपोर्टर है। ये बोल दिया कि सॉरी, इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर है, ये बोल दिया इंपोर्टर, ये तो ऐसे गलत है। द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिशियर्स वाज टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं, द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाई द ब्रिटिश वाज टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मेन ब्रिटेन का क्या रूल था कि इंडियन को शोषण करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मजदूर के जैसा खटवाएं। इंडिया जनरेट लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश। यस, इंडिया के पास एक्सपोर्ट सरप्लस ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल को। इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता था, रॉ मटेरियल को। इसीलिए इंडिया को सरप्लस एक्सपोर्ट सरप्लस भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को क्या किया, एक्सपोर्ट किया। इसको रटते चलिए, सारा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देख लो, इंडिया इंटर द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। देखो अभी अभी क्वेश्चन बताए थे, बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन अलग से भी आता है। 1921 के बाद इंडिया किस स्टेज में प्रवेश किया था, सेकेंड स्टेज में। ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक है, आप लोग पढ़े भी हैं। आगे देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसको रिफर करता है, देख लिए, साइज ऑफ लेबर फोर्स इन कंट्री, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए कंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स। यस, ये अलग से चैप्टर भी है, एम्प्लॉयमेंट आप लोग का चैप्टर भी पढ़ना है, वहाँ पर हम पूरा डिटेल से बताएंगे। वर्क फोर्स किसको बोलते हैं, अनएम्प्लॉय किसको बोलते हैं, एम्प्लॉय, सारा चीज़ आप पढ़ोगे। एम्प्लॉयमेंट आपका एक चैप्टर है, ठीक ना, इंडियन इकोनॉमिक्स में। चलिए देख ले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यस, नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। चलिए ये समझा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर ऑफ, क्या बोले,
हिंदी में भी, चलिए ठीक, कोई बात ना। नेक्स्ट क्लास से जो आप लोग का आंसर रहेगा ना, क्वेश्चन आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, और कोई दिक्कत। चलिए अब जितना भी एमसीक्यू जाएगा चाहे ऐप पर, हाँ 31 गो है, लेकिन बाकी आपका ऐप पर जाएगा टोटल। ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन में देखिए अभी टेंशन है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन में जुड़े हुए, हम लोग दिमाग लगा दें कि आप लोग का जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि बहुत स्टूडेंट का कॉल मैसेज आया है, ठीक ना। हम लोग 1-2 दिन में दिमाग लगा दें कि ऑफलाइन क्लास भी एक कम से कम रख दिया जाए, एक बैच, ठीक ना। चलिए बाकी तो हजारों स्टूडेंट ने ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, लेकिन ऑफलाइन भी हम लोग रखेंगे, बस विचार करते हैं 1 से 2 दिन, हम लोग को 1 दिन टाइम दीजिए, एक बैच रख दिया जाएगा, 2 बैच नहीं, सिर्फ एक बैच रखा जाएगा। जितना भी स्टूडेंट है एक ही बैच में रखा जाएगा, ऑफलाइन में भी, ठीक। आप लोग इसको देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट लग जाइए। आप जानते हैं कि सीयूटी आपके लिए बहुत टफेस्ट एग्जाम है, बस थोड़ा सा प्रयास कीजिए ताकि इंडिया के टॉप कॉलेज में आप चले जाए, ठीक। सभी को थैंक यू।